अस्सलाम वालेकुम जी। किरान आसिफ है और बॉट्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से काफ़ी सवालात इकट्ठे हुए हैं और सोचा कि चलें उन सवालात के ऊपर थोड़ी सी उनके बैकग्राउंड पर हम बात कर लेते हैं। सो डिफरेंट क्वेश्चंस नॉट इन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, और हम इन डिफरेंट क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात को देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और इस पेपर के बाद इस पोर्शन के बाद आपको काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या स्कोर करने जा रहे हैं other than an article. So, who suggested the name of Pakistan? चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था। ये हम सब जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। एंड चौधरी रहमत अली के हवाले से अभी सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यूज हुए थे, उसमें भी जो है एक खातून से ये सवाल हुआ था कि पाकिस्तान का नाम किन्होंने सजेस्ट किया था, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये जो नाम है इसकी एब्रीविएशन बताएं। तो ही सेड कि पी फॉर लेट्स से पंजाब, ए से उन्होंने कोई और नाम ले लिया। उन्होंने ए से आजाद आजाद जम्मू कश्मीर कह दिया, जिससे पैनलिस्ट थोड़े से परेशान हो गए कि भाई ये क्या कह रही हैं आप। बिकॉज खातून को ये शक था कि ए मतलब जो ये जो पाकिस्तान का नाम है इसमें फॉर एग्जाम्पल के कहाँ से आ गया। तो उन्होंने आजाद ए को आजाद जम्मू कश्मीर से रेफर कर दिया, और के को वो केपीके सोच रही थी, बट उनके जहन में था कि केपीके समहाउ यू नो अ न्यू नेम, लेकिन वो सूबा सरहद का नाम क्या होगा। तो बैकग्राउंड ये है कि पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया। अफगानिया बेसिकली मौजूदा केपीके को या उससे रिलेटेड पार्ट को कहा जाता है। And then K for Kashmir, I was inserted in order to ease क्या कहते हैं the pronunciation and ease the spellings basically. So S stands for Sindh, and जो तान है वो बलूचिस्तान का से लिया गया। So this is how Pakistan was created, और इसका नाम सोचा गया था। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स के हवाले से अक्सर बात हो रही है, और बड़ा इस पर बात हो रही है। इससे रिलेटेड दो सवाल आते हैं बेसिकली। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेसिकली कोई 8 के करीब मुस्तकिल मेंबर हैं। और आई डोंट नो सवाल बेसिकली क्या था, क्योंकि मेरे पास कंट्रीज इन एससीओ जो है वो पहुंचा, शायद तादाद थी। तो देयर आर 8 परमानेंट मेंबर्स, देयर आर 4 ऑब्जर्विंग मेंबर्स, एंड इसके अलावा कुछ इनके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, कोई खास तादाद है। सवाल कुछ ये भी था कि पाकिस्तान इसका मेंबर स्टेट है या पाकिस्तान इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। जो मेंबर स्टेट है वो मतलब जो 8 परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं उनमें जैसे रशिया है, इंडिया है, चाइना है, गालिबन पाकिस्तान है। गालिबन क्या, चाइना डेफिनेटली है, शंघाई है, और पाकिस्तान है। इस तरह के जो ममालिक हैं ये मेंबर स्टेट्स हैं, और ये परमानेंट मेंबर्स हैं बेसिकली। जो अक्सर स्टूडेंट्स ने इसका जो जवाब दिया है वो ऑब्जर्वर स्टेट का है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट में गालिबन अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, और उस तरह के चंद ममालिक है। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिसेंटली शायद ईरान को इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर जो है या मेंबर स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, या किया जा रहा था। तो अल्लाह उस हवाले से बेहतर जानता है। इस सवाल पे मुझे बड़ा गुस्सा आया है कि रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अंडर सीपेक। नाउ आई डोंट नो ऑप्शंस क्या होंगे, लेकिन ये सवाल जो थे ये 2020 से लिए गए। अब 2020 में कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की अब चूंकि ऑप्शन नहीं आया ना, तो पता नहीं है कि उन ऑप्शंस में से किसकी बात हो रही है। 2020 में बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए होंगे, ऑरेंज लाइन डेफिनेटली वाज वन ऑफ देम। सो ज्यादातर जो मुझे रिस्पांस आ रहा है वो यही है कि सर ऑरेंज लाइन को हमने जवाब दिया, और मुझे लग रहा है कि ऑरेंज लाइन बिल्कुल ठीक था। पहले का मैंने आपको बता दिया, चौधरी रहमत अली वाज द राइट आंसर। दूसरे में मैंने आपको बता दिया है जनाब क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाज अ मेंबर स्टेट, और इसके मेंबर्स की तादाद जो है वो 8 है। रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अंडर सीपेक, most probably orange line, but I don't know the options, so I can't like tell you 100% accurately. इमरान खान ने ट्रीटी किस मुल्क के साथ साइन की थी? दो सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। एक इमरान खान ने 2020 नवंबर में किस मुल्क का दौरा किया था? तो 19-20 नवंबर को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने दौरा किया था अफगानिस्तान का, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी डील हुई है ट्रेड के हवाले से वो ये बोस्निया के साथ। तो ये दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो जिनको लग रहा था कि ये दोनों मतलब अ, दोनों ममालिक का जवाब एक ही होगा, वो जरा गलत कर बैठे। अच्छा, क्रिकेटर डीन जॉन्स आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इंगेज थे एज अ कोच, और वैसे ही पीएसएल के हवाले से बड़ी खिदमत थी, और 2020 में इनका इंतकाल हुआ, अगेन 24 दिसंबर 2020 को। बट ये सवाल भी उठा लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये पेपर बनाया गया था 2021 के लिए। फिर कोविड की वजह से 2020 ये जो 2021 का पेपर था वो नहीं हो सका,
और उस जमाने में चूंकि ये रिसेंट चीजें थी 2021 के स्टार्ट में, बट वो चूंकि कोविड वगैरह का सीन हो गया तो पेपर नहीं लिया जा सका, तो इन्होंने एक साल पुराना पेपर छाप दिया। दिस इज ऑनेस्टली व्हाट आई फील, ठीक है ना, वरना कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप 2 साल पुराने करंट अफेयर्स को आप वो कर रहे हैं, आप इनको जनरल नॉलेज भी नहीं कह सकते। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर जी, होता है, टेस्ट में इस तरह की चीजें होती हैं। हमारा काम उन चीजों पे रोना धोना नहीं है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा काम उन चीजों पे काम करना है। चलिए 1-2 सवाल ऐसे स्टूपिड होंगे, बाकी 95 सवाल तो आपके अपने हाथ में थे ना। तो प्लीज डोंट थिंक कि ये सवाल अगर इस तरह के आए तो जनाब को इस पे आपने रोना धोना मचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहरहाल टीम जोन्स का ताल्लुक जो था वो ऑस्ट्रेलिया से था, कमेंटेटर भी थे इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद की टीम के साथ अटैच भी थे, एंड पीएसएल में बड़ा रोल था इनका पीएसएल को प्रमोट करने के हवाले से। पाकिस्तान इस डैश ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सवाल उसी से रिलेटेड है। पाकिस्तान जो है वो मेंबर स्टेट में आता है। हेड ऑफ स्टेट अक्सर लोग कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, हालांकि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये चीज समझ लें। देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े ना तो एक होती है हुकूमत, एक होती है रियासत। हुकूमत और रियासत दो, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं इसको। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। इसके अलावा यूएन ने किसको रिप्लेस किया था? देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें, दोनों सवाल आपको समझ आ जाएंगे। पहले होती थी लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस के नाम से इदारा होता था, और ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद गालिबन बनाया गया था कि भाई वर्ल्ड वॉर वन हो गई है तो चलो जी लीग ऑफ नेशंस बना लेते हैं, और आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, तो लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया। और पुरानी जो क्या कहते हैं, वो एक मुहावरा है कि पुरानी शराब नई बोतल में, तो वही मतलब एक पुराने विजन, पुराने ममालिक, पुराने सारे सिलसिले, बट एक नए नए इदारे को क्रिएट किया गया जिसको आप यूएन कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को मशवरा ये है कि यूएन के जो 5 बुनियादी ऑर्गन्स हैं इनके बारे में आप हमेशा पढ़ें, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज अक्सर टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली इसके 6 ऑर्गन्स थे। एक ऑर्गन जो है कोई 1991-92 में खत्म हो गया था, लेकिन जो बाकी 5 ऑर्गन्स हैं जिसमें एक जनरल असेंबली है, दूसरा एक जो है वो प्रेसिडेंट से नाम निकल गया जहाँ पे ये वेटो पावर का सिलसिला होता है, जो सलामती काउंसिल जिसको हम कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, यस। तो एक ऑर्गन्स का वो है, और इसके अलावा इसके 3 और ऑर्गन्स है, अभी मेरे जहन से नाम निकले हुए, बट आपको ये 5 जो मेन ऑर्गन्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसका जैसे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये वो इसकी बेसिक चीज़ आपको पता हो, इसके इब्तदा और इसके मेंबर्स की तादाद, इसके ऑब्जर्वर्स मेंबर्स की तादाद वगैरह। यूएन की फॉर्मेशन में भी बात होगी, रिप्लेसमेंट भी बात होगी, चेयरपर्सन ऑफ सीपेक, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई एक नाम आ रहा था जहन में, कशानी थे या पता नहीं क्या नाम था, कोई इसी तरह का नाम था, मतलब आसिम सईद बाजवा साहब थे और फिर उनको रिप्लेस किया गया। सो आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, और मैंने इसको गूगल नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था वीडियो बनाने से पहले, बट आई डोंट नो, लेकिन आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। दिस नॉट अ क्वेश्चन जिसको बताने की जरूरत हो। अच्छा, पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इस सवाल को मैं चेंज करूंगा और मैं कहूंगा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। सिलसिला समझ लें, पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान में होता था गवर्नर वाला निज़ाम। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो फिर ये गवर्नर वाला सिस्टम चलता रहा, और फिर ऐसा हुआ कि जब 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नया ओहदा क्रिएट हुआ, गवर्नर के ओहदे को खत्म किया गया और एक नया जो है ओहदा प्रेसिडेंट का स्टार्ट कर दिया गया। दो अगेन मैं इसको वही, मतलब मैं समझता हूँ कि ओल्ड प्रोडक्ट इन न्यू पैकिंग है, फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज हुआ है, बाकी आई डोंट सी के डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ है। बहरहाल इस्कंदर मिर्जा जो थे वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे एक तरह से। और लियाकत अली खान के हवाले से सवाल आया था पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान थे 1947-48 में, राइट। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्जा थे, बट पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस्कंदर मिर्जा ही पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, पाकिस्तान के ना 1947 से लेकर 1958 तक कोई 7-8 वजीर आजम चेंज हुए। मोहम्मद अली बोगरा साहब आए हैं, और न जाने क्या क्या सिलसिला रहा है। बल्कि तारीख के इस्कंदर मिर्जा जो है ये तारीख के पहले ऐसे सिविलियन आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट थे या स्टेक होल्डर थे स्टेट के, जिन्होंने सिविलियन मार्शल लॉ लगवाया था, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा कभी इस हिस्ट्री को देखिएगा, पाकिस्तान के जो पहले 11 साल थे, स्पेशली 47 से 58 तक भी, इसको जरा देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बहुत सारा बैकग्राउंड, बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहाँ विजिट किया? एज ए सेड 2020 में नवंबर में इन्होंने अफगानिस्तान को विजिट किया था। ये क्वेश्चन जो था एनालॉजीज में था, डस्क और नाइट में क्या है। तो बेसिकली हम अक्सर हम वो फ्रॉम डॉन टिल डस्क एक जो है वो एक एक्सप्रेशन यूज होता है। डॉन आप सबको पता है, DAWN, जैसे डॉन अखबार भी है पाकिस्तान में। ये बेसिकली सुबह को कहते हैं, जो एक हम सहरी के बाद का जो वक्त होता है, तलुए आफ्ताब का जो वक्त होता है। और इस तरह से जो डस्क है वो बेसिकली एग्जैक्ट आप कह लीजिए मगरिब का वक्त होता है। तो मगरिब में और रात में क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो एक पहले आती है और उसके बाद की जो तरतीब है उसमें क्या आती है? रात आती है। तो आई डोंट नो अब ये सवाल था या किसी सवाल का जवाब था, बट ये एक रिलेशन है और इसी रिलेशन के मुताबिक आपको आंसर देखना है। इसके अलावा विस्पर और रीसाउंड। विस्पर का बेसिकली मतलब क्या है? सरगोशी। और रीसाउंड का मतलब क्या है? आवाज का गूंजना। तो दे आर एंटोनिम्स समहाउ। तो आपको यही रिलेशन देखना था। एलिवेटेड और एक्सॉल्टेड में जो ताल्लुक है वो क्या है? सिनोनिम्स का है, सॉरी। सो एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेटर जैसे होता है जो आपको ऊपर लेके जाता है। एक्सॉल्ट का मतलब किसी की बहुत तारीफ करना भी है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सॉल्टिंग यू, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब मैं आपकी तारीफ करके, आपकी हमदो सना बयान करके, कोई इस तरह की चीज करके मैं बड़ा आपको आपका मकाम बुलंद कर रहा हूँ। ये अक्सर जो है ये जैसे देवियों देवताओं के लिए जो लोग इन पर बिलीव करते हैं, वो इनके हवाले से जब इनकी कोई तारीफ वगैरह की जाती है तो उसके लिए भी एक्सॉल्ट करने का वर्ड यूज होता है। ठीक है। Head of state, as discussed, it is the president of Pakistan, Pakistan's first president. As discussed, it was, ये सवाल मुझसे रिपीट हो गए। So it was Iskandar Mirza, लियाकत अली खान, first prime minister, first capital। ये समझ लें, ये जान लें कि पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था, that was not इस्लामाबाद, कराची। और ये कोई 1960s में कहीं जाकर इसको चेंज किया गया था और कराची से ये कैपिटल मूव हुआ था इनटू इस्लामाबाद। यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ ऐसा ही था। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना? ये चीज हम ज़हन में रखिए। पाकिस्तान बना था अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान में ना अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए, 1956, 1962 और 1973। ठीक है। तो 1956 का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 19 ये पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर किया गया था। बल्कि मैंने अभी आपको सिकंदर मिर्जा, अच्छा ये सिकंदर नहीं, इस्कंदर मिर्जा है। और इस्कंदर मिर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ही वाज द फर्स्ट सिविलियन जिन्होंने मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया था या उसमें अपना किरदार अदा किया था। सिकंदर मिर्जा साहब के खाइफ होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो बेसिकली ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक। ऑब्वियसली उनकी अपनी सोच थी, अपना एक नुक्ता नजर था, बट ही वाज वेरी, वो बड़े खाइफ थे इस बात पर। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका गालिबन उनकी तदफीन भी शायद ईरान में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको कहीं आप लोग देख लीजिएगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों ने, आप सबके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1947 से 1958 तक का जो स्पेशली अरसा है उसको जरूर देखें। 58 का शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे ज़हन में 58 इसलिए भी आता है कि शायद पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कोई इसी जमाने में लगा था। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, होलोकॉस्ट जो है वो किसका जेनोसाइड था? वो बेसिकली यहूदियों का या ज्यूज का जो है वो जेनोसाइड था। ऑस्ट्रिया, क्या कहते हैं, जर्मनी और इस किस्म के इलाकों में। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली, पाकिस्तान का निज़ाम में हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट्री है। इसमें सेनेट और इसमें नेशनल असेंबली दोनों आते हैं। सेनेट की कोई गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ 104 के करीब सीटें थी। और ये शायद केपीके और जो फाटा है उसकी मर्जर से पहले थी। तो अब कोई उस फॉर्मूले में थोड़ी बहुत कोई चेंजेस भी आए हैं या कोई सिलसिला है इस तरह का। नेशनल असेंबली, अच्छा नेशनल असेंबली जो है वो ईवान ज़ीरी कहलाता है। सेनेट जो है वो ईवान बाला कहलाता है। ईवान ज़ीरी मींस लोअर लोअर जो आपका फॉरम है गवर्नमेंट का, और सेनेट जो है वो हायर फॉरम समझा जाता है। और ये दोनों मुश्तरका तौर पर क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट। हम अक्सर कहते हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। जब पार्लियामेंट का इजलास है तो वो है ही मुश्तरका। ठीक है ना। सेनेट का अलग होगा, नेशनल असेंबली का अलग होगा, मगर पार्लियामेंट का होगा तो वैसे ही वो मुश्तरका होगा। ये आप समझ लें। चेयरमैन
ऑफ गवादर जो सीपेक है उसके वाले से नाम सामने आ रहा है, नसीर खान किशानी या कशानी। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे खबरों के साथ इन हुए कोई काफी अर्सा गुजर गया, सो आई डोंट नो कि क्या सीन है, ठीक है ना। 19वीं सार्क समिट कहाँ पे होनी है या कब होनी है, कोई इस किस्म का सवाल था। ये इजी सवाल है, इसको आप देख सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स की तादाद है, मैंने आपको बताई है वो 8 है। ये कोई हैंडबॉल की चैंपियनशिप थी, कोई इस तरह का टूर्नामेंट था 2019-20 में कोई खेला गया था, ये कहाँ खेला गया था आई डोंट नो पर्सनली, बट मुझे जो जवाब आ रहा है बहुत सारों की तरफ से वो इजिप्ट है, तो मैं भी इसी को सही तस्लीम कर लेता हूँ। बल्कि हम एक काम कर लेते हैं जी। सो मैंने चेक किया है, अब ये सवाल मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन हैंडबॉल चैंपियनशिप अगर 2019 2020 की बात हो रही है तो डेनमार्क में हुई थी, और 2021 की अगर बात हो रही है तो वो इजिप्ट में हुई थी। सो दैट शुड बी द आंसर। सीपेक के स्पेशल जोन्स मुझे टू बी ऑनेस्ट कंफर्म नहीं है। मेरे पास जो जवाब है स्टूडेंट्स की तरफ से जो पोस्ट हुए उसमें 9 जोन्स आ रहे हैं। एंड यस, मैंने चेक किया है, एग्जैक्टली 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। बैंक्स मेंटेन कैश रिजर्व्स, इसकी कोई परसेंटेज पूछी गई थी। ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है जो बैंक रेट होता है, लेकिन जो जो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है जो सब बता रहे हैं, दैट इज अराउंड 5%। once again I'm out of क्या कहते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, कोई 3-4 साल हो गए इन एग्जाम्स को दिए हुए, और फिर सिंस आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान, तो अब वो क्या कहते हैं सिलसिला जो है उस तरह का नहीं है कि मैं कोई करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड रहूं, सो आई डोंट नो करंट जो कैश रिजर्व्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट चल रहा था, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा तो मुझे हैरत हुई कि 13 पॉइंट समथिंग था। जिन दिनों मैं पढ़ रहा था कोई 2017-18 में, तो 6%, 6.5%, 6.75 के पास ये फिक्स था, और कई जो समझे 1-1.5 साल में ये बहुत ही कम चेंज हुआ था। सो अब डबल हो गया है, दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। तो कहने को सही है कि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अब कितना है मुझे अंदाजा नहीं है। जवाब जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रहा है प्रीडोमिनेटली दैट्स अराउंड 5%। लिक्विडिटी ट्रैप के हवाले से सवाल कोई आया है, और ये सवाल एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है कि ये सवाल था क्या। नाउ सिंस वी डोंट नो द क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जानना ही काफी होगा कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि सवाल कुछ ऐसा ही होगा। अब लिक्विडिटी ट्रैप या तो किसी डेफिनेशन कोई दी गई होगी और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, या आपसे वैसे ही लिक्विडिटी ट्रैप को देकर 4 डेफिनेशंस आपको ऑप्शन में दी गई होंगी। पर लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मुल्क में जो आपका कंट्रोल ऑफ मनी है ना, उसको मैनेज करता है, और इसके कई टूल्स होते हैं। इसके डायरेक्ट मेजर्स भी होते हैं, इसके इनडायरेक्ट मेजर्स भी होते हैं। जो डायरेक्ट मेजर्स हैं उनमें बैंक रेट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि बैंक्स इतने परसेंट रिजर्व अपने पास रखेंगे, ठीक है, यूजुअली 4-5% होता ही है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट होता है, जो स्टेट बैंक चार्ज करता है, इसके अलावा बैंक से अगर बैंक्स कर्जा देना चाह रहे हैं, तो ये एक मेन मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम इसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इकदाम उठाते हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट बाइंग भी होती है। तो ये 3 बुनियादी तौर पर डायरेक्ट मेजर्स होते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट तो खैर बहुत सारे हैं। अब ये जो डायरेक्ट मेजर्स हैं, एंड बाय द वे मुझे यहाँ से याद आया, स्टेट बैंक का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे ये ओपन मार्केट जो बाइंग एंड सेलिंग है इसके बारे में सवालात हुए थे। जो तीसरा एक मेजर है इसका, वो भी इंशाल्लाह हम किसी और मौके पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। आप खुद इसको पढ़ लें क्या होता है। मतलब ये एक तरह से हम बॉन्ड्स परचेज और सेल करते हैं, ताकि बॉन्ड्स की परचेज और सेल से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन लेट्स कम टू द लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में होता क्या है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस से बहुत कम कर देते हो। अभी जैसे 13% है, आप 5% पे ले आए। मकसद क्या है कि लोग खुल के कर्जे लें, आप ज्यादा से ज्यादा कर्जे लें, पैसे की सप्लाई बढ़ जाए, और आप पैसे की सप्लाई की वजह से मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो। आप मकसद क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मनी को तेज करना। बट स्टेट बैंक चाह रहा है, उसने जो रेट है उसको कम भी इसलिए कर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी के, कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेंड करें। लेकिन लोगों को पैसा ज्यादा प्यारा हो जाता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने के बावजूद खर्च करने के बजाय सेविंग ज्यादा करते हैं। तो एक तरफ आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया कि स्पेंडिंग ज्यादा हो, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की स्पेंडिंग बढ़ने के बजाय उनकी सेविंग बढ़ती जा रही है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, ठीक है। टैरिफ रेट कोई पूछा गया है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द क्वेश्चन एग्जैक्टली,
और अब मुझे याद भी नहीं है, बेसिकली मैंने इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ी थी, बट कोई टैरिफ रेट है, आई डोंट नो कितना है। इस सवाल को खुद ही ढूँढें, इसको खुद ही सर्च करें और अगर आपने इस सवाल के इंतज़ार में ये वीडियो देखी है, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है? माज़रत ख़्वाह। अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की परसेंटेज, बहुत ही ट्रिकी सवाल है और मैं समझता हूँ बहुत ही बेकार सवाल है। अ, बेकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने कस्टम्स में जब काम किया तो हम अपने ऑफिसर से यहाँ-वहाँ से अक्सर सुनते थे कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो तकरीबन 80% है। लेकिन इट्स नॉट एन एग्ज़ैक्ट फिगर। आपको पूरी ना पाकिस्तान का बजट निकाल कर या जो बल्कि बजट तो ख़ैर एक एस्टिमेशन होता है, आपकी जो एफबीआर की रिपोर्ट है ना उसको उठा के देखना पड़ेगा और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन यू विल कम टू नो कि एग्ज़ैक्ट परसेंटेज क्या है। ठीक है? या कोई किसी डॉक्यूमेंट वहाँ से आपको मिलेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स मतलब इसका प्रोपोर्शन बताना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक तादाद बड़ा फिगर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट। पिछले कुछ सालों में स्पेशली इस गवर्नमेंट में जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका उसका प्रोपोर्शन बढ़ा है थोड़ा-सा। बट वन्स अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क। ये बड़ा इन डेप्थ किस्म का क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बिहार के अपने मैं समझता हूँ मुलाज़िमों को नहीं पता होगा। तो अ, इसको आपको खुद थोड़ा-सा देखना है, सर्च करना है, बट ये तो है 80% के आस-पास जो एट लीस्ट मैंने सुना है हमेशा। लाइक आई एम नॉट सेइंग समथिंग वेरिफाइड, लेकिन जैसे कभी ऑफ़िस में बात होती थी, तो ये चीज़ सुनने में आती थी। सीपेक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है ऑरेंज लाइन जैसे मैंने कहा। अच्छा ज़ील वोकैब्युलरी पे आ जाते हैं, ज़ील कहते हैं, मुझे नहीं पता इसका सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया मगर ज़ील कहते हैं एक तरह के ना जज़्बे को, जोश को, एक्साइटमेंट को, ठीक है? इसके अलावा सॉलिटरी ये वर्ड आपने सुना होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जेल में जैसे एक रूम में कई कैदी होते हैं, लेकिन अगर कोई कैदी आपने मूवीज़ में देखा होगा कोई कैदी थोड़ा कोई फटे करने वाला या कोई कोई और मामला हो तो उसको अकेले ही जेल में भेज दिया जाता है कि तुम किसी से के साथ मिलोगे नहीं, उनको तनहा कर देते हैं। तो वो फिर कहलाती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट? सॉलिटरी लफ्ज़ सॉलिट्यूड से निकला है, सोल से निकला है एक्चुअली। इसको मतलब तन्हा ज़ाती तौर पर या कोई सॉलिटरी मीन्स तन्हाई से मुतल्लिक है, ठीक है ना? स्कैंटी मुझे एग्ज़ैक्टली इसका मीनिंग याद नहीं है। अ, गालिबन शायद कोई तंज़ करने वाला था, लेट मी चेक। बल्कि नहीं आई एम जस्ट रॉन्ग हियर। स्कैंटी का मतलब होता है बड़ा स्केर्स और मुझे लग रहा था स्केर्स है, महदूद है लाइक बैक ऑफ क्योंकि ये लफ्ज़ कहीं न कहीं पढ़ा था, भूला हुआ था, तो एक ज़हन में आ रही थी बात यार ये शायद किसी महदूद चीज़ को कहते हैं। बट आई थॉट कि नहीं यार वो तो स्केर्स होता है, तो दोनों लफ्ज़ मिलते-जुलते तो मुझे लगा मैं शायद गलत कह रहा हूँ। तो यस दिस इज़ महदूद कोई स्केर्स होना किसी चीज़ का। डेस्क को नाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, हंग्री और फैमिश्ड। हंग्री का मतलब भी सॉरी भूखा है और फैमिश अगर आप इस लफ्ज़ को वैसे इसका एक हिंट लेना चाहें ना, फैमिश का मतलब भी भूखा ही है। बट फैमिश जो है आप इसके इस वर्ड को देखिए तो ये फेमिने जैसे होता है, कहत होता है, तो उससे मिलता-जुलता साउंड करेगा आपको फैमिश्ड। तो यहाँ से आप रिमेंबर, यू कैन लर्न कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है? कैनवस और पेंटर वाली जो एनालॉजी है, आई डोंट नो ऑप्शंस क्या थे, बट अगेन देखो पेंटर जिस चीज़ पर पेंटिंग बनाता है वो कैनवस है। पेंटर अपने हुनर का इज़हार जिस जिस चीज़ पर तख्लीक करता है अपने हुनर की, उस चीज़ को कैनवस कहते हैं। नाउ यू हैव टू लाइक थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस कि यार एक बंदा किस चीज़ को के ऊपर काम करके उस चीज़ को एक शक्ल देता है, उसको उसको सजा देता है और वो उस चीज़ उस बंदे का हुनर जो है वो बन जाती है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल तंदूर वाले की रोटी शायद नहीं आ सकती है, ठीक है ना? कि वो एक जिस तरह से तंदूर वाले के पास एक कोई तकिया-नुमा चीज़ होती है जिस पे वो रोटी बना रहा होता है बिकॉज़ दैट वोंट वर्क। जो काम कैनवस पे होता है कि उसी कैनवस को सजा के उस पे मेहनत करके आप उसी चीज़ को एक डिफरेंट शेप दे देते हो, तो कोई ऐसी ही चीज़ आएगी। आई डोंट नो वो क्या हो सकती है बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट सिंस वी डोंट हैव ऑप्शंस। आप बस इसी से गुज़ारा कीजिएगा। देन एक लफ्ज़ है एक्ज़िबिशनिस्ट कोई ग़ालिबन था लफ्ज़ और अटेंशन सीकर होगा। मुझे अटेंशन लफ्ज़ मिला है। बट एग्ज़िबिशनिस्ट का मतलब होता है देखो एग्ज़िबिशन का मतलब होता है नुमाइश जैसे पेंटिंग्स की नुमाइश होती है, मूवीज़ की एग्ज़िबिशन या नुमाइश होती है, किताबों की होती है। तो एग्ज़िबिशनिस्ट नुमाइश करने वाला है। अब ये नुमाइश नहीं है, ये नमूदो-नुमाइश है। इसका मतलब थोड़ा-सा दिखावा करने वाला है। तो अटेंशन सीकर बेसिकली दिखावा करने वाला ही होता है।
अनार्की एंड ऑर्डर, इत्तेफाक से ये वर्ड, एग्जैक्ट ये वर्ड हमने जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ये 3 दिन के सेशन में, तो उसमें हमने अनार्की के वर्ड को डिस्कस किया था कि कैसे आर्क का मतलब क्या है, और इससे पहले एन लगा दें, अनार्की या अनार्किस्ट का मतलब क्या होगा। अनार्की का मतलब होता है तूफान मचा देना, अफरा तफरी मुल्क में पैदा कर देना, ठीक है ना। और ऑर्डर क्या है, एक डिसिप्लिन रखना। तो ये दोनों एंटोनिम्स हैं, एंड आपको कोई ऐसे ही वर्ड्स देखने दें यहाँ पर। ये वर्ड मेरे लिए पहली पहली बार मैं देख रहा था, क्लीवेंटेड एंड एक्साइल्ड। अब मुझे नहीं पता क्लीवेंटेड का मतलब क्या है, मैंने पहली बार देखा है इसको। बट एक्साइल जो है वो मुल्क बदल करने को कहते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट। इंट्रांसिजेंट जो है वो जो बहुत ही एक हीट किस्म का, ऑब्स्टिनेट किस्म का बंदा होता है ना, इसके अगेंस्ट हमने लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। तो बिल्कुल आप ये समझ लें जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, जो हट धर्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिजेंट कहेंगे। ढीठ और फ्लेक्सिबल क्या है, जो थोड़ा सा अब फ्लेक्सिबल है। सो इट्स वेरी सिंपल। विस्पर एंड रीसाउंड पहले हम डिस्कस कर चुके। श्रियूड, श्रियूड कहते हैं किसी समझदार, किसी चालाक किस्म के आदमी को, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अंदाजा लगा लें। ऊज, ऊज वैसे मुश्किल लफ्ज है। ऊज जो है वो कोई चीज जैसे थोड़ा थोड़ा करके रसती है ना या टपकती है, उसको कहते हैं ऊज। तो जैसे ब्लड ऊजिंग आउट ऑफ द वाउंड्स, ये आपने जुमला सुना होगा अक्सर, ठीक है ना। तो ये जो खून थोड़ा थोड़ा रसता है, बाहर निकलता है या टपकता है, उसको ऊज कहते हैं। एम्पल, मुनासिब मिकदार, ठीक है। मेलोडी, वी ऑल नो मेलोडी। रेयर, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसे एम्बुश होता है, कोई उससे रिलेटेड वर्ड है, जैसे कोई अटैक कर देना, कोई इस तरह का सिलसिला कर देना। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर ये, मगर ये कोई जंगी सिलसिले में यूज होता है। प्रोफेशन, आई डोंट नो ये वर्ड किस सेंस में आया, मगर प्रोफेशन, प्रोफेशन भी नो। ये लफ्ज अब पता नहीं एडिशन था या एडिक्शन था, लेकिन ये भी बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। नशे को कहते हैं रूरल, वी ऑल नो अर्बन एंड रूरल, ठीक है ना, देहाती। और डिस्क्रिपेंसी, कोई चीज अगर नॉर्मल नहीं है तो वो डिस्क्रिपेंसी में काउंट हो जाएगी। सो दिस इज इट, दीज वर द क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड सो फॉर। बल्कि एक दो क्वेश्चन मुझे और याद आ रहे हैं जो कहीं कमेंट्स में मैंने देखे थे कि सर पाकिस्तान कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से मुल्क की टेक्नोलॉजी यूज करता है। मैंने इसको चेक करने की बड़ी कोशिश की है, बट मुझे ये नहीं मिला। बल्कि मैं और इस सर्च में काफी आगे निकल गया, मैं स्टेट बैंक की म्यूजियम तक पहुंच गया एक तरह से, उनकी वेबसाइट, मैंने कुछ खबरें थी उस हवाले से, मैंने वो चेक की। मुझे एक टेक्नोलॉजी का नाम पता लगा जो इन 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 गैलिटो या कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी कहलाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो चाइना भी यूज करता है बाय द वे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यूएसए में भी यूज होती है, और भी एक दो मुल्कों में होती है। तो एक जैसे इंक प्रिंटिंग होती है ना, एक उसके अगेंस्ट प्रिंटिंग होती है, तो ये वो वाली प्रिंटिंग पाकिस्तान टेक्नोलॉजी यूज करता है, बट वो एग्जैक्टली किस मुल्क की है, यू कांट एग्जैक्टली से। थोड़ा सा जो सेंस आ रहा है वो शायद कोई यूरो वाला आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे भी ये कह रहे हैं। शायद उसकी वजह ये है कि कुछ अर्सा पहले अफवाह फैली थी कि पाकिस्तान यूरो के जो नोट्स हैं, उस टाइप के नोट्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और नए नोट्स की शक्लें जो है ना लोगों ने इन्वेंट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी। मे बी दैट कैन बी द रीजन कि हम सबके जहनों में यूरो आ रहा है। बट दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, बट एंड यू कांट जस्ट लाइक वो आप नहीं बता सकते ना कि यार एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो आप ये भी नहीं बता सकते। ये भी बड़ा मुश्किल सवाल इन्होंने कर दिया यहाँ पर। लाइक once again since I use Google outside Pakistan, तो वो मुझे उस तरह की सर्च रिजल्ट भी नहीं देता जो वो आपको दे सकता है, but you can definitely search for that. So this is it from my side. थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा। बाकी मशवरा जनाब यही है कि इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं ना, ये हमेशा सीडी होते हैं, और इसमें कुछ दिन पहले मैंने एक बात अपने तमाम स्टूडेंट्स को भेजी थी, मैं आप सबसे भी कहूंगा कि देखो, इट डजंट मैटर कि आपका अभी रिजल्ट क्या आता है। बाज़ लोग कामयाब होते हैं और उनकी कामयाबी उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है कि वो बड़े इत्मीनान में चले जाते हैं। वो कामयाबी का सुकून नाकामी की वजह बनता है। और बहुत सारे लोग कामयाब आगे जाके ज़िंदगी में इसलिए होते हैं क्योंकि नाकामी उनको जो ठेस देती है, जो तकलीफ देती है, उस तकलीफ की वजह से दे आर लाइक कि यार ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने अभी इस कामयाबी को अचीव करना है। गिविंग यू माय एग्जांपल वंस अगेन, मैंने आपको बताया कई बार कि मैं स्टेट बैंक के का जो उस बोर्ड्स का टेस्ट था, जब मैंने फर्स्ट टाइम OG2 का टेस्ट दिया था, मैं 1 नंबर से फेल हुआ था। नाउ यू डोंट नो कि वो 1 नंबर की तकलीफ कितनी बुरी थी। वो 10 नंबर से मैं फेल होता ना, फिर मसला शायद ना होता। 1 नंबर ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है, एंड दैट 1 नंबर मेड मी
कि नहीं यार ऐसी की तैसी अभी तो पढ़ना है और अभी तो तैयारी करनी है। तो वो मेरे टीचर हमेशा एक बात करते हैं कि इट इज़ बेटर बीइंग प्रिपेयर्ड नॉट हैविंग एन अपॉर्च्युनिटी देन हैविंग एन अपॉर्च्युनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। सो बात ये है कि बजाय इसके कि आप तैयार ना हो और आपके पास मौका हो, उससे बहुत बेहतर है कि आप तैयार हो और बेशक मौका आपके पास ना हो। तो अभी आपके पास मौका नहीं है मगर आप तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी करें, आगे के लिए इसको देखें, आगे के लिए पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि जब अगली बार आपके पास मौका हो ना, तो आप पहले से तैयार बैठे हों। दैट्स इट, दैट इज़ द की। सो इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्च्युनिटी और बहुत सारे लोगों को जिनको लगता था कि यार ये सीखना बड़ा मुश्किल है, देखिए स्टार्ट तो हो गया ना आपका, पता तो लग गया ना, बहुत सारी चीज़ें सीख तो ली आपने। सो यही जर्नी होती है, यही स्टेप्स होते हैं एंड आप यकीन करें पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ईज़ी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से। आपको कुछ चीज़ों को सीखना है, यही स्टेट बैंक वाला कंटेंट है, यही जनरल नॉलेज, यही इंग्लिश एंड थिंग्स विल गेट मच मोर ईज़ियर देन। सो थैंक यू सो मच मुझसे सुनने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।